रही है क्वेश्चन नंबर 18। तो बिल्कुल वही बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो कहते हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है, कैश बुक का शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8000, यानी 8000 का बैलेंस है और क्योंकि क्रेडिट है तो माइनस में होगा। देर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग ऑफ 2500, अनप्रेजेंटेड चेक इस तरफ होंगे माइनस, ठीक है। द बैंक स्टेटमेंट शोज द बैंक चार्जेस ऑफ 900, मतलब बैंक स्टेटमेंट के अंदर 900 के बैंक चार्जेस हैं, ठीक है, विच आर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, लेकिन वो बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दें, हमें पता है बैंक चार्जेस माइनस होते हैं 900 के। तो कहता है व्हाट इज़ द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, अब बताना है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है, कौन सा बैलेंस, एडजस्टेड या अनएडजस्टेड, नहीं पता। तो फिर हम देखते हैं इन्होंने बैंक लेजर का कौन सा दिया है, इन्होंने हमें 8000 दिया अनएडजस्टेड, तो हमें बैंक स्टेटमेंट का भी अनएडजस्टेड फाइंड करना होगा। मतलब पहले हम एडजस्टेड फाइंड करेंगे, वही एडजस्टेड इसका एडजस्टेड होगा, फिर हम अपोजिट जाएंगे और अनएडजस्टेड आ जाएगा। अब देखते जाना। तो -8000 -900, चलो ये तो हो गया ना, -8900 -8900। अब हम अपोजिट जाते हैं, -8900 +2500 और ये आ गया -6400। अब ये -6400 बोल दो या फिर 6400 डेबिट बोल दो या फिर 6400 ओवरड्राफ्ट बोल दो। तो देख लो पहले दो ऑप्शन, एक ए है एक बी, तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है बी 6400 ओवरड्राफ्ट ये आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो 19 है। बिल्कुल सेम, बैंक लेजर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। When preparing a bank reconciliation statement, following information is available. Balance as per cash book 25,000 डेबिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग चेक्स -1500, ठीक है। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, देखो वाजे वाजे लिखा हुआ है इस बारी, तो कोई मसला ही नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको तो हम ठीक नहीं करते ना, लेकिन वो कह रहा है कि कैश बुक में नहीं लिखा, तो स्टैंडिंग ऑर्डर हम क्या लिखते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर पे कस्टमर नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो ये माइनस होगा। वो पहला पेज याद किया होगा तो कोई मसला नहीं होगा। डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट अपेयरिंग इन द कैश बुक, अच्छा जी, हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है और वो डायरेक्ट हमारे बैंक में रिसीव हो गया है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लेकिन जो है वो कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, तो हम लिख देंगे व्हाट इज़ द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कौन सा बैलेंस, अनएडजस्टेड या एडजस्टेड, नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब हम देखते हैं बैंक लेजर का कौन सा दिया है, अनएडजस्टेड दिया, तो बैंक स्टेटमेंट का भी अनएडजस्टेड चाहिए। चलो वही वाला सारा गेम आप करते हैं, ठीक है। 25,000 -200 +25, ये आ जाएगा 24 8 25, 24 8 25 -1300 +1500, तो ये आ जाएगा 25 0 25। पॉजिटिव है, इसको कह दो अब क्रेडिट बैलेंस है या फिर पॉजिटिव बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है। तो देखो पहले दो ऑप्शंस में, एक में ओवरड्राफ्ट एक में नॉर्मल है, तो कौन सा ठीक है, ऑप्शन है नॉर्मल वाला। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से वही बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वाज 1000 रुपीज़ इन डेबिट, मतलब माइनस। Comparison of bank statement with the cash book revealed that checks of 3,200 paid in cash book but not yet entered in the bank statement, and checks of 500 paid out but not yet appeared on the bank statement. अब ये वही बात आ गई अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट की। मैंने पहले भी कहा था, ये जो फार्मूलाज मैंने लिखवाए थे पेज के ऊपर स्क्रीनशॉट का कहा था, वो सबसे अहम है। दूसरे नंबर पे हम है यही कि अनप्रेजेंटेड चेक होना या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट। अब देखना, वो कहते हैं चेक्स जो हैं 3200 के वो पेड इन हुए हैं, पेड इन हुए हैं कैश बुक के अंदर, और फिर वो कहते हैं चेक्स है 500 का जो कि पेड आउट हुआ है।
इसका ये मतलब है कि जो 3200 हैं वो पैसे पेड इन हुए हैं, वो पैसे आए हैं, और 500 के वो पैसे हैं जो गए हैं। अब खुद सोचो इनमें अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट क्या हो सकता है। 3200 रुपये जो पैसे आए हैं ये हमारे पास होगा अनप्रेजेंटेड चेक, या 500 जो पैसे गए हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक होगा। सोचो, ज़ाहिर सी बात है जब पैसे जाते हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं सप्लायर के पास, और जब पैसे आते हैं कस्टमर से तो वो पेड इन होता है, वो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट होता है। तो यहाँ पे 3200 अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है और 500 अनप्रेजेंटेड चेक है। इन एडिशन बैंक स्टेटमेंट शोज डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ 800 बाय कस्टमर। अच्छा, ये डायरेक्ट डिपॉजिट ये वाला नहीं है, एक तो हमने पिछले सवाल में पढ़ा था ना, ये वो स्टैंडिंग ऑर्डर था, सॉरी, ये है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, मतलब हमें पैसे मिलेंगे कस्टमर से, तो वो कैश बुक में नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं। व्हाट इज़ द बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस बता दो आफ्टर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बाद, यानी ये वाला बैलेंस। अब देखो ना, यहाँ से तो हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें अनएडजस्टेड बैलेंस ही नहीं पता, तो हम फिर इसमें 800 प्लस करके ये निकाल लें। तो हम करेंगे क्या, हम ये सॉल्व करेंगे, जो यहाँ आएगा वही ये होगा। क्लियर है? -1000 + 3200 -500, 1700 ऐसे, तो 1700 इस तरफ पॉजिटिव, 1700 इस तरफ, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा, बस। तो देखो इसके ऑप्शंस में, तो आखिरी जो ऑप्शन सी और डी है उसमें 1700 एक में ओवरड्राफ्ट है, एक में पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पॉजिटिव बैलेंस, यानी ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? उसके बाद ना अब हम देखते हैं 21, ये आगे कुछ थ्योरी के हैं। अब देखो यार 21, मेन पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है मेन पर्पज़? सबसे पहले कहते हैं बैंक बैलेंस जानने के लिए, जाहिर सी बात है नहीं, उसके लिए तो हमारे पास बैंक लेजर होता है। बैंक स्टेटमेंट जानने के लिए नहीं, उसके पास इसके लिए तो हमारे बैंक स्टेटमेंट होते है। टू करेक्ट द कैश बुक, नहीं, हम बैंक स्टेटमेंट को भी तो करेक्ट कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ठीक है ना, समझ आ रही है ना? जो सूटेबल आंसर है उसको देखना है, तो यही वाला सूटेबल आंसर है कि हम इनकी गलतियाँ देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, फिर उसको ठीक करते हैं। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट is prepared by bank of the business entity, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी, मेजर कस्टमर, ऑडिटर। सबसे पहले तो ये समझो कि मेजर कस्टमर तो नहीं बनाएगा, ऑडिटर भी नहीं बनाएगा, जाहिर सी बात है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो तो ऑडिट करता है। बैंक बनाएगा क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या फिर अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इटसेल्फ बनाएगा? अच्छा देखो, अब आप कह रहे होगे कि यार हो सकता है गलतियाँ बैंक करे, तो फिर बैंक भी तो अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकता है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये क्यों बोलते हैं कि अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इटसेल्फ ही सही जवाब है? देखो, जब बैंक गलती करेगा तो बैंक भी तो एक बिजनेस है ना, बैंक भी तो एक बिजनेस है, वो भी तो अपना बिजनेस चला रहा है। तो बैंक का तो बिजनेस जो बैंक है किस्म का, उसका भी तो अकाउंटेंट ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा ना। या फिर बैंक जो है दूसरे बैंक को कहेगा कि यार मेरी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दो, बैंक स्टेट बैंक को तो नहीं बोलेगा ना। अगर बैंक की गलती होगी तो बैंक अपने अकाउंटेंट को बोलेगा, और बैंक चूंकि बिजनेस है तो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इटसेल्फ, यही ऑप्शन ही सही है, चाहे जिस सिचुएशन में मर्जी देखो। अगर मैं कहूँ यार मैंने बैंक लेजर में गलतियाँ की हैं, तो मेरा बिजनेस है, मैं ठीक करूँगा, तो मैं ज़ाहिर है अकाउंटेंट को ही अपने कहूँगा बिजनेस के, तो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इटसेल्फ। लेकिन गलती बैंक की है, अब हम बैंक की नज़र से देखें तो बैंक भी तो बिजनेस है, वो भी तो अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे ठीक करने को। तो दोनों सिचुएशन में ऑप्शन बी सही है। क्लियर है बात? ये नहीं, हम इस तरह नहीं कह सकते कि हमारी गलती होगी, बैंक की गलती होगी तो वो बैंक करेगा, नहीं, बैंक अपना बिजनेस जो है उसका अकाउंटेंट करेगा, क्योंकि बैंक भी तो एक बिजनेस है ना, हम उसको बिजनेस समझते ही नहीं। मान लेते हैं कि अगर मेरा जो बैंक लेजर है और बैंक स्टेटमेंट है इसमें डिफरेंस आया है, और मेरा है ही बिजनेस बैंकिंग का, सोचो फिर बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है और मेरा बैंक लेजर कौन सा है? तो ये वही सीन है। उसके बाद है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज एज अ पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, इज अ सेपरेट डिवीजन ऑफ जनरल्स, इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ये बैंक स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अब मतलब देखो ना, उसके अंदर हम एरर्स को ठीक करते हैं।
पार्ट ऑफ कैश बुक भी नहीं होता। अगर हमें कोई एरर ही नहीं है और वो कैश बुक ही है सिर्फ, या फिर बैंक स्टेटमेंट में है, तो क्या वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी होगी? नहीं, वो तो तब बनेगी ना जब इनमें गलतियाँ होंगी। हाँ, एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है। एंड सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स, मतलब ये जो जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम उधार पे करते हैं या फिर कुछ एसेट्स उधार पे लेते हैं, तो ये अलग से कोई डिवीजन है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इनकी गलतियाँ ठीक करता है। क्लियर हो गई बात? फेवरेबल बैलेंस मीन्स, फेवरेबल बैलेंस का क्या मतलब हो सकता है? पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है ना। तो वो कहते हैं क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, नहीं, हमें पता है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक नेगेटिव होता है। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, हाँ, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। डेबिट बैलेंस, हाँ, तो यानी ऑप्शन बी और सी ये दोनों ठीक हैं। क्लियर? फिर वो कहते हैं अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, अनफेवरेबल का मतलब नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, हाँ, नेगेटिव होता है। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, नहीं। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, नहीं। डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, हाँ, ये ए और डी नेगेटिव है। कुछ क्लियर हो रहा है? ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कहते हैं चेक इज़ नॉट पेड बाय द बैंक ऑन द अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस इट इज़ कॉल्ड। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर हमें किसी कस्टमर ने चेक दिया है और वो चेक जो है हमारे पास नहीं, वो उसके अंदर पैसे ही नहीं होते या कोई मसला बन जाता है, बाउंस हो जाता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो उस चेक को क्या बोलते हैं? डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक। ये और तरह के भी कुछ चेक होते हैं, बेरर चेक होता है, स्टेल चेक होता है। इसका वैसे कोई काम नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर, स्टेल चेक का तो लफ्ज़ ही नहीं पड़ा। एक बेरर चेक होता है, उसके अंदर अलग तरह की लाइंस होती हैं चेक के ऊपर, और वो ख़ास ही आदमी ख़ास ही बैंक से निकलवा सकता है, इस तरह का होता है। इसके बारे में बताना होगा तो मैं एंड में बता ही दूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकन्सिलिएशन? ठीक है, अब बताना है कि इनमें से जो बैंक रिकन्सिलिएशन है उस पर कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। सबसे पहला है कैंसल्ड चेक्स, फिर आता है टाइम बार्ड चेक्स, और फिर आता है पोस्ट डेटेड चेक्स। अब आप कह रहे होगे कि ये क्या बात हुई, कैंसल्ड चेक भी अफेक्ट करता है, टाइम बार्ड चेक भी अफेक्ट करता है, पोस्ट डेटेड चेक भी अफेक्ट करता है, तो हमने तो यहाँ पे कहा है कि कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कि ये सारे के सारे जो हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनका तो अफेक्ट होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। ऐसा है या नहीं? देखो यार, मैंने पहले ही बताया था कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हम करते हैं ना, ये अलग अलग तरह की एरर्स को ठीक करना है जो भी, इसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये इस बैंक स्टेटमेंट वाले पार्ट को। और जो अभी हमने देखा है टाइम बार्ड चेक, कैंसिल चेक, डिसऑनर्ड चेक, ये तो बैंक लेजर में ठीक हो रहे हैं, तो लिहाजा ये बैंक रिकन्सिलिएशन को कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब है। मुझे पता नहीं समझ आया होगा, लेकिन फिर भी बात यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अफेक्ट बैंक रिकन्सिलिएशन। एक सिंपल सा प्रोसेस, मतलब उन्होंने यार बस इस चीज़ को थोड़ा डीप कर दिया है कि देखते हैं किस हद तक जा सकते हैं। तो जो बैंक स्टेटमेंट वाली साइड होती है ना, उस पे जो इफेक्ट डालता है वही बैंक रिकन्सिलिएशन पे इफेक्ट डालता है। क्लियर है? उसके बाद खैर करते हैं वगैरह। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वंस। चलो इसको ना अलग से करते हैं, वही एक ही तरीका है यार। वो कहते हैं एक अमाउंट है 1000 रुपये की, इज़ डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वंस। मतलब हमने जो है डेबिट करनी थी एक अमाउंट बैंक स्टेटमेंट के अंदर एक बार, लेकिन हमने 2 बार डेबिट कर दी। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का क्या मतलब होता है? माइनस। तो अगर हमने एक चीज़ एक ही बार माइनस करनी थी और 2 बार ही कर दी, तो एक बार उसको प्लस ना कर दूँ या नहीं? क्लियर होगी? व्हेन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ
5000 इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, उसने हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया कैश बुक का 5000, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस। What will be the balance as per bank statement containing the above error? तो इस बार हमसे वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछ रहा है और अब हमने बताना है। तो अब हमने कौन सा बैलेंस बताना है? ये हमारे पास अनएडजस्टेड या एडजस्टेड, जाहिर है हमें अनएडजस्टेड ही देखना पड़ा होगा। तो इस तरह भी -5000, इस तरह भी -5000, क्योंकि बीच में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही का यही आ जाएगा। अब जब हम इसको -5000 है, अब इसको हम अपोजिट करेंगे -1000, तो ये कितना बन जाएगा अनएडजस्टेड, -6000 बन जाएगा। ये क्लियर है ना बात? क्लियर है या नहीं? तो अब देखो जवाब, देखो उसने जवाब ना इस बार थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है। सबसे पहला वो कह रहा है कि 5000 प्लस 1000, 6000 ओवरड्राफ्ट। हाँ यही तो हमने किया। एक वैल्यू हमारे पास 5000 की है और फिर हमारे पास एक वैल्यू 1000 की है और हमारे पास 6000 है ओवरड्राफ्ट में। अब आप कह रहे हो उसने तो प्लस किया है यार, और यहाँ पे 5000 के साथ माइनस भी तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नहीं लिखा हुआ, ये लोग माइनस का साइन नहीं इस्तेमाल करें, ओवरड्राफ्ट का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ना। देखो चारों ऑप्शंस में ओवरड्राफ्ट है, मतलब यही कहना चाह रहे हैं सब में माइनस है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी 5000 -1000, 4000 का ओवरड्राफ्ट आता है। नहीं, ओवरड्राफ्ट 6000 का आता है। बेशक कोई ऑप्शन देखो ही ना, पहले ऑप्शन के अंदर 6000 का ओवरड्राफ्ट है ना, हमारे पास जवाब भी 6000 का ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है, तो उसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29, तो हमारे पास वही बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट। कहते जी बैंक सेंट डेबिट एडवाइस ऑफ 50,000 रुपीज़ टू कंपनी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा, कैश बुक में नहीं लिखा हमने। बैंक ने क्या किया, एक डेबिट एडवाइस भेजी 50,000 की कंपनी को, बीइंग एन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अच्छा, मैं एक सिंपल सा मतलब बता दूं, मतलब ये डेबिट एडवाइस का यही मतलब है कि बैंक ने 50,000 रुपये डेबिट किए। डेबिट एडवाइस से क्या मतलब है, बैंक ने 50,000 डेबिट किए। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बैंक ने कर दिए। गलती हमने की है कि हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो लिख देते हैं। अगर बैंक ने 50,000 डेबिट किए हैं तो कैश बुक में मैं 50,000 क्या करूँ, क्रेडिट ना कर दूँ? ये लो कर दिए, यही आंसर है। ₹50,000 विल बी डेबिटेड, नहीं जी। ₹50,000 विल बी क्रेडिटेड, हाँ जी। नो एडजस्टमेंट, नहीं जी। 1,00,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड, नहीं जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया जी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30, बैंक लेजर और हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, वो कहते हैं जी कस्टमर पेड 80,000 बट कैशियर एंटर्ड 88,000 इन द कैश बुक। ठीक है, मज़ा आने वाला है, मतलब इतना कोई वो नहीं। मतलब ये कह रहे हैं यार 80,000 रुपये, अच्छा कैश बुक में गलती हुई है, ठीक कहाँ होगी, कैश बुक में। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं 80,000 रुपये कस्टमर ने दिए, मतलब 80,000 रुपये यहाँ पे डेबिट होने चाहिए थे, ऐसा ही नहीं, लेकिन 88,000 कर दिए। डेबिट ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया? डेबिट ज़्यादा कर दिया, 80,000 करना था, 88,000 कर दिया। अब इसको ठीक कैसे करूँ मैं बाकी 8,000 क्रेडिट कर देता हूँ, 8,000 क्रेडिट कर दिया। यूँ समझ लो या फिर यूँ समझ लो कि यार 80,000 प्लस करना था, 88,000 प्लस कर दिया, तो क्या करें, 8,000 माइनस कर दें। क्लियर है? What should be the adjustment in cash to work out the correct balance of the cash book? अच्छा जी, वो पूछ रहे एडजस्टमेंट क्या करनी है। अब यार ये कोई सवाल भी है? 8,000 विल बी डेबिटेड इन द कैश बुक, जाहिर सी बात है नहीं। 8,000 विल बी क्रेडिटेड, हाँ। 16 नहीं, 16 नहीं, सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन। तो बात क्लियर है? क्लियर है या नहीं? हाँ होनी चाहिए, सिंपल से था ये। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 तक काफ़ी है या आगे भी करवाऊँ? चलो देखते हैं 35 तक। अच्छा यार ये देखो, बिजनेस डिपॉजिटेड 50,000 कैश इनटू द बैंक अकाउंट आफ्टर द बैंकिंग आवर्स एंड रिकॉर्डेड द डिपॉजिट ऑन द सेम डेट। ठीक है, बिजनेस ने जो है वो पैसे बैंक में जमा करवा दिए और उसी दिन उसने अपनी बुक्स में लिख भी दिया, मतलब बैंक लेजर में। द बैंक मैनेजर एक्सेप्टेड द कैश एंड इशूड द डिपॉजिट स्लिप नेक्स्ट वर्किंग डे stating that entry will be posted immediately on the next working day.
मतलब हमने जो पैसे जमा करवा दिए बैंक के अंदर और अपनी किताबों में लिख दिया, तो बैंक वाला कह रहे हैं कि नहीं यार ये ना कल हम अपने बैंक स्टेटमेंट में लिखेंगे। और अगर सोचो ये 31 तारीख हो तो कितना मसला बन जाएगा, क्योंकि इस महीने की जो बैंक स्टेटमेंट आएगी उसके अंदर मैंने लिखा होगा कि मैंने पैसे जमा करवाए, बैंक कहेगा आपने कोई पैसे जमा नहीं करवाए, और अगले महीने बैंक कहेगा आपने पैसे जमा करवाए और मैं कहूँगा मैंने कोई पैसे जमा नहीं करवाए। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताया था अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट में। सबसे पहले मुझे बताओ ये 50,000 है क्या? अनप्रेजेंटेड चेक क्या, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है, जो मैंने बैंक में जमा करवाए और बैंक ने बाद में लिखे। जाहिर सी बात है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक वो होते हैं जब बैंक से पैसे निकलवाएं। तो अब हम इसका देखते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट। अब बताओ इस चीज़ को वो कहता है डील कैसे करेंगे। वो कहता है इंक्लूड कर दो इस आइटम को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर, जैसे आउटस्टैंडिंग चेक्स करते हैं। नहीं, आउटस्टैंडिंग चेक थोड़ी है, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है यार। इंक्लूड कर दो इसको बैंक रिकन, जैसे अनक्रेडिटेड आइटम्स करते हैं। अनक्रेडिटेड आइटम्स मतलब अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है। डेबिट सस्पेंस नहीं, ये तो है ही 8वें चैप्टर का, मतलब सस्पेंस अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस अनक्रेडिटेड आइटम्स है ना, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। बिजनेस में चूज एनी ऑफ द, बिल्कुल भी नहीं, ये अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है, अनप्रेजेंटेड चेक थोड़ी है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अच्छा, कहते हैं मंथली इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपेयरिंग इन द कैश बुक। अच्छा, वो कहता है यार जैसे अभी यहाँ पर मिसाल के तौर पे बैंक लेजर है और बैंक स्टेटमेंट है, तो वो कहता है कि अगर मंथली इंटरेस्ट है बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है लेकिन कैश बुक में नहीं लिख रहे, तो अब इस चीज़ को हम कैसे ठीक करें? सबसे पहली बात, जो चीज़ यहाँ क्रेडिट होती है वो यहाँ क्या होती है? डेबिट होती है। तो अब देखना, वो कहता है इसको रिसीट साइड पर लिख दें कैश बुक की। एक रिसीट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है। रिसीट साइड कौन सी साइड होती है? जिसमें पैसे मिलते हैं, और जब पैसे मिलते हैं तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट डेबिट, मतलब ये ऑप्शन सही है। पेमेंट साइड पे लिख दें, पेमेंट साइड मतलब जिसमें पैसे जाते हैं, जब जाते हैं तो ये डेबिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट नहीं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ क्रेडिट हो रही है वो यहाँ डेबिट होगी, लिहाजा दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। रिकॉर्ड इन द बैंक रिकन्सिलेशन एज अनक्रेडिटेड आइटम। हम अनक्रेडिटेड आइटम क्यों लिखें? वो बैंक की गलती थोड़ी है, गलती तो हमारी है, हम कैश बुक में नहीं लिख रहे। ऑन अनक्रेडिटेड आइटम्स बैंक की गलती होती है। इन्फॉर्म द बैंक टू रिवर्स दिस एंट्री एज दिस डज नॉट मैटर। क्यों बैंक क्यों रिवर्स करें एंट्री? गलती हमारी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में लिख रहा है और कैश बुक में नहीं लिख रहा है, लिहाजा ऑप्शन ए सही है। Because while reviewing the bank statement, you notice that bank inadvertently, sorry yaar, charge your bank account for another business's bank charges, which of the following action would be appropriate? वो कहते हैं जब बैंक स्टेटमेंट को देखा गया तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि बैंक ने कुछ हम पे ऐसे चार्जेस लगाए हैं जो हम पे नहीं किसी और आदमी पे लगने चाहिए थे, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब समझना बात को, गलती किसकी है? बैंक की, ठीक है। तो सबसे पहला, रिकॉर्ड दीज बैंक चार्जेस ऑन पेमेंट साइड ऑफ। भाई क्यों कैश बुक की पेमेंट साइड पे क्यों लिखूं? गलती किसकी है? बैंक की। ऑप्शन ही नहीं है, मैं पढ़ते नहीं इस ऑप्शन को। रिकॉर्ड दिस बैंक चार्जेस ऑन द पेमेंट्स, क्यों भाई? जब गलती बैंक की है तो क्यों लिखूं मैं? इंक्लूड दिस बैंक चार्जेस इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, बात ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ। एंड वेट इफ द बैंक नोटिस एरर इट सेल्फ एंड करेक्ट इट इन द फ्यूचर। चलो ठीक है, किसी हद तक ये ऑप्शन सही लग रहा है कि बैंक जब नोटिस करेगा उसके बाद वो इसको ठीक कर देगा और हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना देते हैं। चौथा ऑप्शन, इंक्लूड दिस बैंक चार्जेस इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड फॉर्मली इन्फॉर्म द बैंक अबाउट एरर, रिक्वेस्ट करेक्शन ऑफ एरर। मुझे बताओ ऑप्शन सी ठीक लग रहा है या डी? देखो दोनों में फ़र्क इतना है, एक कहते हैं कि बैंक खुद नोटिस करेगा, एक बैंक को इन्फॉर्म करते हैं यार ये गलती है। तो बैंक हो सकता है नोटिस ही ना करे, क्योंकि उन्होंने जब स्टेटमेंट बनाई होगी हो सकता है वो कहते हैं हमने तो सही स्टेटमेंट बनाई है, और वो आगे ऐसी कोई बात ही ना करें। तो हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए उनको कोई गलती है, ताकि वो अपने रिकॉर्ड को देखें। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 34 है, देखो, अ कंपनी हैड अ रिसीट ऑफ अच्छा चलो ये करने वाले हैं। वो कहता है कंपनी हैड अ रिसीट ऑफ 9,89,000 एंड करेक्टली प्रिपेयर्ड इट्स बैंक डिपॉजिट स्लिप 9,89,000। वो कहते ठीक है, ये एक रिसीट थी जो कि कंपनी की थी और बैंक में ये डिपॉजिट सही लिखा हुआ है, और कंपनी ने कैश अकाउंट में इसको 9,98,000 लिख दिया। रिसीट क्या होगा? पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे, मतलब डेबिट। मतलब वो कहते हैं 9,89,000 से जो चीज़ डेबिट होनी थी
उसको गलती से 998000 से डेबिट कर दिया। मैं कैसे करूँ ठीक इसको, कैसे करूँ ठीक इसको? क्रेडिट कर देते हैं किससे भला? 9000 से। क्लियर है? ये नहीं लिखना, ये तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो, इंक्लूड ऑन द हाउ इज द डिफरेंस ऑफ 9000 हैंडल ऑन द बैंक रिकन्सिलिएशन? इंक्लूड ऑन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक? नहीं, देखो कैश बुक में लिखेंगे लेकिन रिसीट नहीं है ये, क्योंकि माइनस है, हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये पेमेंट साइड है। इंक्लूड ऑन पेमेंट साइड, बिल्कुल। ऐड टू द बैंक स्टेटमेंट, क्यों जी गलती तो हमारी है। डिडक्ट फ्रॉम बैंक, क्यों जी गलती तो हमारी है। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वो कहते हैं फॉर बैंक रिकन्सिलिएशन अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स याद है क्या करते थे हम? बैंक स्टेटमेंट में से माइनस करते थे। वो कहते हैं एडेड टू द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नहीं, पहला ऑप्शन पढ़ो ही ना, हम बैंक स्टेटमेंट में ऐड थोड़ी करते हैं, माइनस करते हैं। डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, हाँ, और एडेड टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ, पहले आगे देखते हैं। डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस, हाँ, एंड एडेड टू द, ठीक है, ये भी समझाता हूँ। एडेड टू नहीं, देखो सबसे पहली बात, ऑप्शन ए और डी तो पढ़ो ही ना, क्योंकि हम अनप्रेजेंटेड चेक को डिडक्ट करते हैं बैंक स्टेटमेंट में से। अब समझो बात को। ऑप्शन बी के अंदर वो कहता है डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, यहाँ तक बात ठीक है। फिर कहते हैं और एडेड टू द बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब अगर तो हम बैंक स्टेटमेंट में से उस चीज़ को डिडक्ट कर दें, मतलब माइनस कर दें, या तो आप ये करो या फिर उसको कैश बुक के अंदर ऐड कर दो। समझ आ रही है ना बात? जिस तरह ऑपोजिट चलते हैं, तो या तो आप इस तरह कर सकते हो, या वो कह रहे डिडक्ट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट एंड एडिट। एंड तो नहीं करते ना यार, हम एक चीज़ करते हैं, या तो उसको बैंक स्टेटमेंट में से माइनस करो या फिर उसको उधर से प्लस करो। मोस्टली ऐसा नहीं होता, मोस्टली ये सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में से माइनस ही होगा, लेकिन सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि आप ऑपोजिट भी चल सकते हो, जो चीज़ें ऐड करनी है वो वहाँ पे माइनस, और इस तरह से। अब जब हम देखते हैं डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट और एडेड टू द बैलेंस शीट, या तो ये करो या फिर ये करो, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्लियर है? 35 हो गए।